ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपने न्यू चैप्टर को, दैट इज कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। और जो बायोमोलिक्यूल है, देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने देखा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसको पढ़ा था डिटेल में। उसके बाद हमने पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। मैं आपको एक और बात क्लियर करूँ, सुनो ध्यान से। सेल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर अगर हम मैं बात करूं, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कतें रही हैं, जैसे कि कैमरा भी मतलब फिक्स नहीं था ना, वहाँ पे वाइट बोर्ड से मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया है, ज़्यादातर वाइट बोर्ड की क्लासेस है, उनमें भी थोड़ी दिक्कत रही है, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें रही। आप उन सबको थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और मैं आपको बाद में जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको क्या करूँगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ को पूरा वापस से एक बार और रिकॉर्ड कर दूंगा, जिससे कोई दिक्कत ना आएगी। और उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा ही पार्ट वैसे कवर अप कर लूं, जैसे कि वन शॉट वाला होता है, उसके अंदर मैं वन शॉट के दो पार्ट कर दूंगा, पार्ट वन पार्ट टू के अंदर। उसको हम डिटेल में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब समझेंगे। और जितने पीवाईक्यू आए पड़े, वैसे मैंने पीवाईक्यू करवा दिए हैं, बट जितने भी आए हुए हैं और नॉर्मली क्या होता है उन सबको वापस से कर लेंगे। और मैं एक और यहाँ पे है, मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन के ऊपर नीट के पीवाईक्यू 38 ईयर के बना दिए, आप उसे अगर चाहें तो देख भी सकते हैं। और रही बात सेल यूनिट ऑफ लाइफ की, उसकी भी मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे बात करी थी। अब देखो जो बायोमोलिक्यूल है इसको हम आप पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं चैप्टर की अकॉर्डिंग टू नीट, तो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। इससे आप क्वेश्चन मान लीजिए, जो इसका वेटेज है वो वेटेज मिनिमम आपका 3 से 4 क्वेश्चन का तो है ही, इतने क्वेश्चन। और वैसे मैं आपको बताऊं, 4 क्वेश्चन आएंगे, इसने 4 ही आए अभी तक नीट के अंदर। अब इसको हम क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक ही वन शॉट में करा दूं। वन शॉट में हम एंडिंग में पढ़ेंगे, जब नीट करीब आएगा उसके टाइम पे। पर उससे पहले क्या है, हम इनको मतलब क्या होता है पार्ट्स के अंदर पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ पार्ट आज देखेंगे, फिर अगली क्लास में, उससे आपका भी इंटरेक्शन रहेगा, आप भी थोड़ा करके पढ़ लोगे और आपका सिलेबस भी आसानी से कवर अप हो लेगा। तो ये बात करिए हमने ये। अब एक और बात सुनो ध्यान से, आप क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं एक वीडियो को देख लिया, फिर दूसरी वीडियो पे गए ही नहीं, फिर यहाँ पे क्या है, क्योंकि मजे के लिए आते हैं और मजे के लिए निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई हमें, क्योंकि नीट के लिए है। और नीट के लिए जो रेस लगी हुई है एक दो बच्चों की नहीं है, आप जानते हो 25 लाख 26 लाख बच्चे अपेयर हो रहे हैं। और सिलेक्शन तो मिनिमल का ही होना है, बहुत ही मतलब कम अमाउंट का होना है। अब इतने कम में आप बताइए थोड़ा थोड़ा पढ़ के कैसे कर सकते हो। याद रखो, जिस टाइम पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, उसी टाइम पे कोई और बच्चा पढ़ भी रहा होगा। तो इसलिए हमें सीरियस होना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है अपना। वो याद रखें, आज जो हम करेंगे मेहनत, वो कल के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। और किसी की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती है। हर किसी की मेहनत एक ना एक दिन रंग लाती है। टाइम लग सकता है, याद रखना, टाइम थोड़ा लग सकता है, बट ये कभी नहीं होगा कि आप सक्सेस नहीं होंगे। आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलो इसी के साथ अब चैप्टर को बिगिन करते हैं। और हमारा नाम यहाँ पे क्या है, देखो टॉपिक क्या है आज। पहला तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या है एनालाइज करेंगे कि कैसे करते हैं हम, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं टिश्यू के अंदर, ये सब। फिर है टॉपिक का नाम अमीनो एसिड। तो पढ़ते हैं यहाँ पर अपनी क्लास को। और वो क्या आपके पास में देखो, सबसे पहला नाम है बायोमोलिक्यूल। अब कहेंगे सर बायोमोलिक्यूल नाम क्या होता है, पहले तो यही बताइए। सारे जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, मैं नाम को समझा दूंगा बट समझिए ध्यान से पहले। बायोमोलिक्यूल क्या होता है, बायोमोलिक्यूल के अंदर ऐसे मोलिक्यूल, ऐसे कंपाउंड जो हमको मिलते हैं लिविंग टिश्यू से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। अब वो कैसे होते हैं हमारे पास, अब उनको अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, तो देखिए ऑल द कार्बन कंपाउंड, all the carbon compound that obtain from that obtain from living tissue, जो कहां से obtain होते बताइए, living tissue से, that obtain from living tissue, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। अब उन कंपाउंड के अंदर कौन आता है और उसकी हम बात करें तो उनमें पॉलीसेकेराइड भी हो सकता है, उसके अलावा प्रोटीन्स हो सकती है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ये सारे के सारे जितने भी नाम है ऑल आर बायोमोलिक्यूल। कहेंगे सर डीएनए आरएनए हमने ये नाम भी सुना है, ग्लूकोज का नाम सुना है, तो ग्लूकोज भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये तो।
तो जितने भी कंपाउंड आपको लिविंग टिश्यू से मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, आगे हम बात करें। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सारे बायोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं। तो चैप्टर का नाम क्लियर हुआ, नाम को भी देख सकते हैं आप, बायोमोलिक्यूल। तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग, और मोलिक्यूल आप खुद ही कह रहे हो उनको, तो ये नाम है। अब बात करें, देखो ध्यान से, इस वाले के अंदर अगर आप लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारी बुक क्या कह रहे, देखो ध्यान से, एक आप लीजिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक आप लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, एंड आपके पास में दूसरा वाला आप ले रहे अर्थ क्रस्ट। ये चीज समझिए ध्यान से, हमारे अंदर भी क्या है, कार्बन है, इनके अंदर भी क्या है, हमारे अंदर और क्या है, हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, इसके अलावा सल्फर, दुनिया भर के किस किस का, नाइट्रोजन, ईटीसी, ये सारे हमारे अंदर भी है। कहेंगे सर इसमें भी है, बिल्कुल है। अगर मैं इसकी बात को देखिए, कार्बन का ये लिख दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये ईटीसी इसके अंदर भी है। तो अगर आप चेक करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले आप, या आप अर्थ क्रस्ट का कोई, आप मिट्टी को ले लीजिए, आप दोनों का एनालिसिस करोगे जब, तो आपको पता चलेगा दोनों के अंदर ही सेम कंपोजिशन है। हाँ ये जरूर है, ये उनका अमाउंट वेरी कर सकता है, मैं ये जरूर कह रहा हूं, ये जरूर हो सकता है कि किसी में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा हो, किसी में ये कम होगा, कहीं पर कार्बन ज्यादा होगा और कहीं पर नॉर्मली क्या आता है, कार्बन कम होगा। तो ये हो सकता है, अमाउंट कैन बी वेरिएबल। तो यहां पे लिख सकते हैं आप नॉर्मली, क्या है, द अमाउंट कैन बी वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है वो अलग हो सकती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। जैसे कि मैं बात करूं, जो रिलेटिव, ये एनसीईआरटी की लाइन है इंट्रोडक्शन के अंदर, तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन की और हाइड्रोजन की, द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, किससे कर रहे हो कंपेयर, बताइए, अर्थ क्रस्ट है। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर किसका अमाउंट ज्यादा, याद रखें, कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है और हाइड्रोजन का अमाउंट भी ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट से। ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं होता, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन का अमाउंट है, जो हाइड्रोजन का अमाउंट है, वो कम होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिज्म, ये बुक ने कहा। कहेंगे सर कोई डाटा है, हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमारी बुक ने क्या कर रखा है, एक उन्होंने क्या टेबल भी बताई हुई है। और आपको एक चीज बताओ नॉर्मली क्या है, इससे पहले समझिए ध्यान से, बुक ने तो ये बता दिया, अगर आप एनालिसिस करोगे यहाँ पर क्या है, तो आपको क्या पता चलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि कार्बन, जो चीजें मिट्टी में है वो इंसानों में है, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। आप देखते नहीं हो क्या, अगर कोई प्लांट टूट जाता है तो वो टूटने के बाद मिट्टी बन जाता है, टूटने के बाद बिल्कुल क्या है, जहां पर प्लांट टूट के गिरा हुआ है वहीं पर क्या है, आपको एक रेत का सा, एक फॉर एग्जांपल क्या है, एक टीला सा मिलेगा, एक तरह से क्या होता है, आपको एक हिस्सा सा जमा मिलेगा वहां पर, वो रेत वाला पार्ट ही है। तो पहले जो प्लांट हुआ करता था वो मिट्टी हो गया बाद में, इंसान है मरने के बाद में क्या होता है, मिट्टी हो जाता है। तो कहते हैं ना, इसीलिए मिट्टी का इंसान मिट्टी में ही मिल जाता है। कोई भी जीव है जिसको आप लिविंग कह रहे हैं, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, खत्म हो जाना है। तो जो चीजें हमारे अंदर है वो चीजें मिट्टी में है, अब उनका अमाउंट वेरिएबल है। अब इसी को देखो, हमारी बुक ने ये बताया हुआ यहाँ पर, ये वाली चीजें देखिए, उन्होंने क्या लिया हुआ, देखो ये कंपैरिजन क्या हुआ है, उन्होंने एलिमेंट्स का, जो कहाँ होता है, नॉन लिविंग के अंदर और लिविंग के अंदर। नॉन लिविंग का मीन्स आप बात कर सकते हैं अर्थ क्रस्ट की भी, जो नॉन लिविंग है। देखिए ये क्या होता है आपके पास में, नॉन लिविंग है, और ये क्या है, लिविंग है। लिविंग कौन है बताइए, ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इतने तो आप समझदार हैं यार, ये ऑर्गेनिज्म है। और नॉन लिविंग का मीन्स क्या है, कह सकता हूं अर्थ क्रस्ट। लो लिख रखा है उन्होंने यार, देखो परसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बॉडी में, ये दे रखा। देखिए हाइड्रोजन का अमाउंट कितना दे रखा है, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ये कहां से लिया गया, उन्होंने क्या होता है, हैदराबाद की वहां पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर क्या होता है, उस वाले पार्ट से लिया है।
इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखिए हाइड्रोजन का कितना है अर्थ क्रस्ट में 0.14 और यहाँ पर कितना है 0.5। अब कुछ कहेंगे सर ये ज्यादा है, अरे भाई 0.1 ही है, ये 0.5 है तो ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। कार्बन को चेक करें आप, कितना है 0.03 अर्थ क्रस्ट में, और बॉडी में कितना है 18.5। और मैं लिखवाया था रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज हायर इन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ये लिखवाया मैंने, और ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ में एंड में दे रखा है उन्होंने, देखेंगे अभी हम। तो याद रखना इनका अमाउंट इसमें ज्यादा है। ऑक्सीजन देखिए सबसे ज्यादा ये है, तो आप पे पेपर में आ सकता है ये कि बताइए सबसे मोस्ट अबंडेंट कौन है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपका एलिमेंट है वो कौन होता है, ऑक्सीजन। तो मोस्ट अबंडेंट लिख सकते हैं आप ये, बिल्कुल मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो वो ऑक्सीजन है। और कितने परसेंट होती है बताइए, वो होती है कितनी 65%, क्योंकि परसेंट निकाल रखा है। नाइट्रोजन देखो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है, यहाँ पर 3.3% है। सल्फर बहुत ही रेयर है, यहाँ पर 0.3 है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट क्या होता है। और हाँ सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है तुमसे कि हमारी बॉडी के अंदर, देखो पूछ सकता है, मैंने कहा पूछेगा वो, सिलिकॉन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर नेग्लिजिबल है, तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं। और आप इसमें क्या होता है इनको याद रखें किसका अमाउंट ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आता है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार सबसे ज्यादा आप चेक कर लें। तो ये उन्होंने क्या है कंपैरिजन क्या हुआ है अर्थ क्रस्ट का ह्यूमन बॉडी का। और हम ये जानेंगे अब कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या, तो हमने अभी ये देखा है कि भाई जो चीजें इंसान के अंदर है वो चीज मिट्टी में है, अभी हमने सिर्फ ये जाना है। अब चलो एनसीईआरटी का जो मैंने बताया आपको क्या लिखा है उन्होंने, उस पैराग्राफ को भी देख लें। देखिए इधर अगर आप चेक करें, देखो जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है मेड अप ऑफ द सेम केमिकल, सारे वो मेड ऑफ सेम केमिकल, इसमें एलिमेंट का नाम लो आप, कंपाउंड का नाम लीजिए। अब वो आगे कह रहा है आपसे, अगर आप करेंगे एलिमेंटल एनालिसिस, अगर आप एलिमेंट को वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट को पता करोगे, तो उसके लिए आपको क्या है कोई एनिमल टिश्यू को लेना पड़ेगा। तो आप एंड में क्या देखोगे, देखो उनमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और अदर भी मिलेंगे यहाँ पर उसके अंदर लिविंग टिश्यू के अंदर। अगर ये सेम करा जाए अर्थ क्रस्ट पे, देखो एक आपने किस पे करा है लिविंग टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे, एक आप किस पे कर रहे हो अर्थ क्रस्ट पे। तो एग्जांपल, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग मैटर ही है, अर्थ क्रस्ट मिट्टी है, लिविंग है नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के अंदर आपने किसको लिया अर्थ क्रस्ट को, लिविंग में किसको लिया है किसी भी एनिमल टिश्यू को। जो चीजें इसमें मिलेंगी आपको क्या होता है, तो आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, वो कह रहा है आपको डिफरेंस अमाउंट में मिलेगा, बट जो उनकी प्रेजेंस है जैसे कि सिलिकॉन है, अब वो ना के बराबर है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जो सिलिकॉन था, सिलिकॉन क्या होता है किस में है अर्थ क्रस्ट में, ये ज्यादा है। अब कोई एक का फर्क आ रहा है, थोड़ी कोई ज्यादा फर्क है, और चीजें तो सारी सेम है। तो इसलिए क्या है मैं आपको क्या बोल रहा हूं, और आगे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपके अंदर क्या है, उन्होंने लिखा हुआ है द रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देखो ये नाम कार्बन और हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसका अमाउंट, हाइड्रोजन का और कार्बन का। ये चीज याद रखें, ये था इंट्रोडक्शन ओनली बुक में। अब पढ़ते हैं हम, अब जो टॉपिक है हमारा, देखिए टॉपिक का नाम तो ये है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब मैं आपको पहले समझाता हूं क्या होता है, कैसे एनालाइज करेंगे हम। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एज टॉपिक लिख सकते हैं टिश्यू एनालिसिस, क्योंकि हम यहाँ पर टिश्यू को इस्तेमाल करेंगे, टिश्यू एनालिसिस। सबसे पहले सुनिए, आपने क्या करा, कोई भी लीवर सेल को लिया, कोई भी लीफ सेल को लिया, वेजिटेबल को लिया, जो आपको लेना है ले लीजिए। आपने क्या करा, कोई लिविंग सेल को लिया, लिविंग टिश्यू मान लिया। अब लिविंग टिश्यू के अंदर अब उन्होंने क्या है वेजिटेबल, ये भी आप कर सकते हैं, कोई भी आपने ले लिया। आपने क्या करा इस वाले को यूजिंग, अब बुक ने क्या करा है मिक्स करा, यहां पर मिक्स विद कोई लिविंग सेल या टिश्यू को लेकर, मिक्स विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये नाम आ रहा है ध्यान से सुनना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो आती होगी, बताओ क्या फॉर्मूला होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का। कितने क्लोरो है, 3 है, फिर एसिटिक एसिड है, तो क्या इसका नाम बन जाएगा ये वाला, देखना CH3। एक मिनट, यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, और यहाँ पर ट्राइक्लोरो है तो क्या होगा CCl3, और उसके बाद में COOH।
ये होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। 3 क्लोरीन है और 2 कार्बन है। अब जो क्लोरीन का कार्बन इसमें आ गया, ये 3 क्लोरीन, ये कार्बन है, ये C OH। आपने हाइड्रोजन की वैलेंसी को किससे पूरा किया? क्लोरीन से। तो ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब आपने क्या करा, इसको यूज करा इसके लिए, यूज्ड मोटर एंड पेस्टल, बुक की लाइन है एनसीईआरटी की। अब आपने क्या इस्तेमाल करा बताइए? एक मोटर और पेस्टल को लिया। सर ये क्या चीज है? एक नाम होता है, शायद कुछ बच्चे जानते होंगे, इमाम दस्ता। इसमें आप क्या करते हो, किसी भी चीज को क्या होता है, छोटे मतलब क्या होता है, उनको एक तरह से कुचलते हो, एक तरह से ग्रिंड करते हो आप, इस तरह का होता है। आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर क्या है, एक आपने ये ले लिया, इसके अंदर इस वाले पार्ट में क्या है, आपको एक पीटने वाला मतलब इस तरह से वो होता है, जिससे आप पकड़ के क्या करते हैं, इसके अंदर उनको बनाते हो। तो ये वाला, ये ले लिया। अब आप क्या कर रहे हो, अब इसको आपने यूज करा मोटर एंड पेस्टल, तो आपको क्या मिलेगा इसके बाद में? क्या है, तो आपको क्या बन जाएगा एंड में? इट विल फॉर्म थिक स्लरी। तो इससे आपको एक एंड में, जब आपने लिविंग टिश्यू को लिया और उसको क्या मिक्स किया, यहाँ पे क्या होता है, पहले आपने वो करेंगे, आप कूट लोगे, पीट लोगे, उसको टुकड़े कर लोगे, फिर आपने केमिकली मिक्स किया है, तो आपको एंड में क्या मिल रहा है बताइए? फॉर्म थिक स्लरी। ये मिल रहा है कि ना मिल रहा है? अब आप इसको क्या करोगे, इसको एक तरह से क्या होता है, फिल्टर करते हो आप, इसको आप साफ करोगे। जिस तरह क्या होता है, आप कोई भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल चाय होती है, तो चाय को भी तो नॉर्मली क्या आता है, उसको भी तो फिल्टर किया जाता है, उसको भी तो साफ करा जाता है। अब उसके लिए छलनी होती है जो, उससे आप साफ करते हो। इसी तरह आपने यहां पर क्या करा, थिक स्लरी जो बन गई है, इट पास थ्रू। अब देखो यहां पर क्या है, पास्ड थ्रू। या तो आपने इस्तेमाल करा चीज क्लॉथ, या तो ये वाला लिया है, और या आपने लिया है कॉटन। तो आपने कॉटन के थ्रू उसको साफ किया, या उसको छलनी के समान यूज करा इस वाले को। तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पर, इससे पास करने पर आप देखते नहीं हो क्या? देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये है, कोई चीज यहाँ पे क्या होती है, अब इसके अंदर क्या होता है, अब आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे क्या होता है, बारीक बारीक से वो होता है पास। कुछ चीज तो क्या होती है, नीचे की तरफ आ जाती है, कुछ चीजें बिल्कुल नीचे, और कुछ ऊपर ही रह जाएगी। कुछ आपके पास में कहाँ रहेगी बताइए? ऊपर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर की तरफ ही रह गए। तो हम क्या देखते हैं, जब आप चाय को छलनी के थ्रू पास करते हो, तो चाय की पत्ती के जो दाने होते हैं वो तो ऊपर रुक जाते हैं, और चाय जो लिक्विड वाला पार्ट है नीचे चले जाता है। तो एक हो गया फिल्ट्रेट, और एक क्या हो गया आपके पास में, एक होता है नॉन फिल्ट्रेट या रिटेंटेट। ये तो होता है। अब देखिए ध्यान से, इस वाले का चीज क्लॉथ यहां पर किया है, तो आपको कितने में मिल रहे हैं बताइए? व्हेन फॉर्म 2 पार्ट्स। एक का क्या नाम आ जाएगा बताइए? एक का नाम आप क्या कह रहे हैं? फिल्ट्रेट। जो पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा उसके, वो फिल्ट्रेट है, और दूसरे को हम कहते हैं रिटेंटेट। ये वाला फिल्ट्रेट को ये आप कहते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, इसी को हम एसिड सोल्यूबल पूल में लाते हैं, और इस वाले को हम लाते हैं एसिड इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल पूल, ये वाला। तो एक फिल्ट्रेट और एक का नाम क्या होता है? रिटेंटेट। रिटेंटेंट का मीन जो ऊपर रुक गया, और फिल्ट्रेट मतलब जो आर पार हो गया उसके। तो आपको 2 चीजें मिली है, इतना समझ में आ रहा होगा? अब देखो ध्यान से, फिल्ट्रेट में कौन आएगा? अब बताओ सर, लिविंग टिश्यू को लिया आपने, ग्रिंड करा, केमिकल को मिक्स कराए, फिर यहाँ पे क्या होता है, आपने और क्या इस्तेमाल करा, फिर उनको पार कराया, यहाँ पर क्या इससे मतलब इसका यूज कराए, चीज क्लॉथ का, कॉटन का। अब क्या मिलेगा? अब फिल्ट्रेट में कौन है, रिटेंटेट में कौन है? तो अगर आप ये चेक करें, तो यहाँ पर सुने ध्यान से, जो आपको मिलेगा इसके अंदर, किसमें मिलेगा? एसिड सोल्यूबल पूल में, इसमें। और इसका दूसरा नाम क्या बोला मैंने बताइए? फिल्ट्रेट। तो इसमें आपके वो आएंगे जो इसके आर पार हो गए थे। भाई जिनका साइज बड़ा था, बताओ क्या आर पार हुए थे, ऊपर रुक गए थे? वो तो ऊपर ही रुक गए। और जिनका साइज छोटा है वही तो नीचे जा पाएगा, है ना? तो नीचे कौन जा पा रहा है? जिनका साइज छोटा है, जिनका मोलिकुलर वेट एक तरह से क्या होता है, कम लगाइए आप, जिनका वेट कम है। तो यहां पर क्या कह रहा है? एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरे को यहां पर मैं लिख देता हूं एसिड इनसोल्यूबल। यहां देखिए, एसिड इनसोल्यूबल पूल। देखो क्या नाम लिया है, एक एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरे का नाम क्या होता है? एसिड इनसोल्यूबल पूल। इसको क्या बोला मैंने? फिल्ट्रेट।
और इसको क्या बोलेंगे बताइए, रिटेंटेट। ये रिटेंटेट है। अब किस में कौन आ रहा देखिए, एक है रिटेंटेट और दूसरे का नाम क्या बोला मैंने, क्या होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्लीज याद रखें, एसिड इंसोल्युबल पूल। प्लीज देख लेना थोड़ा, एसिड सोल्युबल पूल में कौन आता है, एसिड सोल्युबल वाले में अगर आप चेक करोगे, देखो भाई जो इसके अंदर आ गया था, अब जो चीज ऊपर रुक गई वो तो बड़े साइज की दिख रही है हमें, अब जो नीचे आ गई है उसमें आयंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल देखिए क्या हो सकता है इसके अंदर, आयंस हो सकते हैं या नहीं। आयंस में देखो जैसे कि आप देखिए कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, उसके अलावा सोडियम हो सकता है, और कौन हो सकता है सर, ईटीसी। अब आप और भी लिखना चाहते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो आयंस है कि ना है। अगला देखिए, इसमें ग्लूकोज आ सकता है जिसको अब हम कहते हैं शुगर। ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है हमारे पास में, अब उसमें क्या है सर, शुगर का नाम तो वो होता है, हमने सुना है सुक्रोज, वो भी इसी में आएगा, क्योंकि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड इसी में आती है। ग्लूकोज जो होती है अगर आप बात करोगे, इसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। सर ये नहीं बताया हमें, अरे मोनोसेकेराइड का मतलब एक यूनिट, बात करेंगे आगे, रुक जाओ। मोनोसेकेराइड, चल इसको तो मिटा ही दो, बिना बात वो कर रहा है, तो आप एक तरह से ये लिख ले, देख लीजिए नीचे यहां पर मोनोसेकेराइड हो, डाइसेकेराइड इसी में आएंगे, प्लस डाइसेकेराइड, ठीक है। इसके अलावा सर और कौन आएगा बताइए, एमिनो एसिड, वो भी इसी में सर। और डीएनए में किससे, मतलब डीएनए की जो फॉर्म वो किससे बनती है, डीएनए की लॉन्ग चेन, न्यूक्लियोटाइड, वो भी सर। एक और होता है न्यूक्लियोसाइड, वो भी इसी में। तो इसमें तो दुनिया भर के आ गए, बताओ कौन आ गए, ग्लूकोस, सुक्रोस, जो क्या है मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड, ग्लूकोस मोनोसेकेराइड है और सुक्रोस एक डाइसेकेराइड है। फिर एमिनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें नाम आएगा जो बड़ी चीज, जो पॉलीमर से एक तरह से, तो प्रोटीन्स, तो इसमें प्रोटीन्स है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड, सर न्यूक्लिक एसिड में कौन है, डीएनए और आरएनए, न्यूक्लिक एसिड तो इसी में हो। अगला सर और कौन है, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल नाम लिया सेलुलोज का, स्टार्च का नाम, ये सब क्या है, ऑल दीज आर पॉलीसेकेराइड। तो याद रखना इस सब में क्या आता है, आता है पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड का पार्ट ही है। तो कौन किसका पार्ट है ये भी बता दिया यहां पर। अगला देखिए, एक और लास्ट वन आप नाम लिखे यहां पर, लिपिड, ये। और जो लिपिड है, अब देखो मैंने आपको क्या बताया, ये कहा है आपको, ये कहेंगे सर आपने सेलुलोज का नाम लिया, स्टार्च का नाम लिया, ये एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड के। देखें आगे, जो लिपिड है, लिपिड एक्चुअली क्या आता है, साइज के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए एसिड इनसोल्यूबल पूल के अंदर। मतलब एक तरह से क्या होता है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। अब देखो मैं कोई चीज समझाऊं, जिनका वेट, एक नाम इस्तेमाल करेंगे हम माइक्रोमोलिक्यूल, ये नाम प्लीज याद रखना, एक नाम ये इस्तेमाल करेंगे माइक्रोमोलिक्यूल, या इनको हम बोलते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल, ये वाला। इसे हम क्या कहते हैं, द कंपाउंड्स हुज वेट, जिनका वेट, जिनका आप पूरा नाम अगर लिखें तो हुज मोलिकुलर वेट, जिनका मोलिकुलर वेट इज लेस देन 1000 डोल्टन, 1000 डोल्टन, जिनका 1000 डोल्टन से। आप कहेंगे सर हमने पढ़ा है 18 से लेके 800 डोल्टन, ये करोगे 1000 डोल्टन, इसमें क्या आता है, वो भी लेस देन 800 डोल्टन। जिनका वेट आपके पास में कितने से कम है, नॉर्मली क्या आता है बताइए, 1000 डोल्टन से कम है, उनको हम बुलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटी चीज है। और जिनका वेट क्या होता है, सुनो ध्यान से, क्या है, हुज मोलिकुलर वेट। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, हुज मोलिकुलर वेट, ये वेट है भाई, इज ग्रेटर देन 1000 डोल्टन, लगा लो आप, 1000 डोल्टन से ज्यादा है। तो जिनका वेट 1000 डोल्टन से ज्यादा है उनको हम क्या कहते हैं, कोल्ड मैक्रोमोलिक्यूल।
उनका नाम है मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल किन्हें कहते हैं आप प्लीज याद रखना, जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा है, और इसी का दूसरा नाम आप लगा सकते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल। वो लिखने की जरूरत है नहीं, अब कर लोगे इतना, ये बुक ने बताया भी हुआ है क्योंकि आगे दे रखा है, पर यहां समझिए ध्यान से। अब जो लिपिड है, लिपिड के बारे में इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिपिड साइज के अकॉर्डिंग तो आना चाहिए, किसके अंदर आना चाहिए, एसिड सोल्यूबल में, बट वो आ रहा है एसिड इनसोल्यूबल में, क्योंकि उनका अगर लिपिड की बात करूं मैं तो उसका वेट तो 800 डाल्टन से भी कम है। लिपिड वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। फिर सर उसमें क्यों गया, इसकी खास बात ये, क्योंकि आपने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और वहां मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की। तो ये एक तरह से स्ट्रक्चर का भी काम कर रहा है लिपिड है जो। तो ये क्या होता है, जब आप इसको तोड़ते हो, जब आप इसके ब्रेक करते हो इसको, तो इसके कुछ टुकड़े हो जाते हैं, और ये टुकड़े क्या होते हैं हमारे पास में, ये एक तरह से एसिड इनसोल्यूबल पूल में आते हैं। ये ऐसे भी कह सकते हो आप, क्योंकि ये एग्रीगेट बना लेते हैं, वो एग्रीगेट क्या होते हैं, बड़े बन जाते हैं, इसलिए उनमें नहीं आते हो। तो याद रखना ये चीज इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो लिपिड है, लिपिड्स आर, ये बुक की लाइन भी थी, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली, ये चीज भी याद रखना, लिपिड आ रहा है उसके अंदर, लिपिड, ये एनसीईआरटी की लाइन है, लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड बिल्कुल ये नहीं कह सकते आप स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है, बट इट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। आगे लाइन कर रहा हूं, देखिए मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है वो, इट्स वेट इज, जो इसका वेट है कितना होता है, वेट इज लेस देन 800 डाल्टन, 800 डाल्टन से भी कम है इसका वेट तो। और जब 1000 से कम हो तो किस में आना चाहिए बताइए, माइक्रोमोलिक्यूल में। 1000 से कम हो तो इसमें आना चाहिए, पर आ किस में रहा है वो, मैक्रो के अंदर क्यों आ रहा है, इंक्लूडेड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल। तो इंक्लूड किस में हो रहा है, अंडर मैक्रोमोलिक्यूल, किसकी वजह से, बिकॉज इट फॉर्म, आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, इट फॉर्म एग्रीगेट। ये क्या बनाता है यहां बताइए, एग्रीगेट का मीन्स होता है एक तरह से वो वेसिकल बना लेता है, थैली के समान स्ट्रक्चर्स। तो इस वजह से आ रहा है वो। और हमारी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, जब आप पढ़ोगे तो वहां पर टॉपिक का नाम है बायोमैक्रोमोलिक्यूल, उसमें लिखा हुआ है कि क्या होता है, लिपिड इज स्ट्रक्चर ऑफ मेनी पार्ट, मेनी ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन। लिपिड जो होता है, बताओ मेम्ब्रेन का पार्ट है क्या नहीं, सर कहां पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, शायद पेज नंबर 131 न्यू एनसीईआरटी के अंदर, और वहां पर सेल मेम्ब्रेन की लाइन है 6th पे, उन्होंने बताया हुआ है कि 11th के अंदर आप जब पढ़ोगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर सेल मेम्ब्रेन नाम का टॉपिक है, उसमें लिख रखा है कि सेल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और वहां लिपिड का नाम था फोस्फोलिपिड, अगर आपको याद हो तो, जो मेनली लिपिड है। मैंने ये नहीं कहा कि फोस्फोलिपिड ही मतलब क्या होता है, यही होता है, और भी हो सकता है, बट मेनली फोस्फोलिपिड है। और हमने बात की हुई है अच्छे से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर। अब देखो आगे, लिपिड स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ मेनी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, ये बात सही है। जब आप इसको ब्रेक करते हो, व्हेन ब्रोकन, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो व्हेन ब्रोकन फॉर्म वेसिकल्स, ये क्या बना लेता है, कुछ वेसिकल बना लेता है, और वो तुम्हारी क्या होती है, ये कैसी होती है, विच आर एसिड इनसोल्यूबल। तो ये एसिड इनसोल्यूबल होती है जो वेसिकल बनती है, इसी को मैंने कह दिया कि एग्रीगेट बना लेता है। तो ये चीज प्लीज याद रखें कि लिपिड क्यों आ रहा है, ये इसकी पूरी की पूरी कहानी थी। इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि लिपिड मोलिकुलर वेट से किस में जाना चाहिए, माइक्रोमोलिक्यूल में, बट आ किस में रहा है, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर। क्यों आ रहा है, क्योंकि वेसिकल बना लेता है, एग्रीगेट बन जाते हैं जो एसिड में कैसे होता है, इंसोल्यूबल, और एसिड इंसोल्यूबल का नाम क्या होता है बताइए, रिटेंटेट, और एसिड सोल्यूबल का नाम क्या होता है बताओ, एसिड इंसोल्यूबल का नाम क्या होता है, फिल्ट्रेट, क्योंकि वो फिल्टर हो जाते हैं। इसमें 4 चीजें बताई मैंने आपको, देखिए ध्यान से, क्या क्या नाम है, पहला नाम किसका लिया, प्रोटीन का, दूसरा न्यूक्लिक एसिड, तीसरा पॉलीसेकेराइड, और फोर्थ लिपिड। तो 4 है, और लिपिड के बारे में बता दिया खास क्या इंपॉर्टेंट है। चलो अगले की तरफ चले। एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब देखो आगे एक सेकेंड, चलो पढ़ लो ये, इनमें देखो यहाँ पे लाइन आप पढ़ोगे, नॉर्मल लिखा था आपको बाद में पता चलेगा कि इन्होंने क्या होता है, यहाँ एंड में जो लिखा है एनालिटिकल
टेक्निक्स व्हेन अप्लाई टू द कंपाउंड गिव आइडिया ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला। जब आप एनालिसिस क्या करोगे, एनालिसिस करोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब जो कंपाउंड्स का होता है, अब आगे उन्होंने क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। तो जो कहां से मिलते हैं बताओ, लिविंग टिश्यू से मिलते हैं कार्बन के कंपाउंड, उन्हें क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। मैं आपको बता चुका हूं। आगे देखो इसमें क्या लिखा उन्होंने, फिर बताया हुआ है लिविंग टिश्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी होते हैं, आप जानते हो। अब देखो उन्होंने क्या करा है, एक लिविंग टिश्यू को लिया, ठीक है, चाहे आपने लीफ को लिया या लीवर सेल को लिया, वो वाले पेट को। एक मिनट, इसमें कट गया कुछ पार्ट, यहाँ कैसे पहुंच गया हम, रुकिए एक मिनट। ये रहा ना, देखिए कैसे करेंगे ये वाला पार्ट। अगर आपको पता करना है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कराया था, आपने कैसे पता चला कौन किस में है। देखिए आपने किसको लिया बताइए, लिविंग टिश्यू को लिया, और लिविंग टिश्यू में किसको लिया है, वेजिटेबल या लीवर ऑयल, पीस ऑफ लीवर। आपने ग्राइंड करा उसको, फिर किससे मिक्स करा है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। किससे करा बताओ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, फॉर्मूला भी दे रखा है, यूजिंग मोटर एंड पेस्टल। इमाम दस्ता को आपने ले लिया, उससे आपको क्या मिली, एक थिक स्लरी मिली। तो आपको क्या है, अब आपने उसको फिल्टर करा है किसके थ्रू, चीज क्लॉथ या कॉटन, बता दिया इतना। आपको दो चीजें मिली है, एक का नाम क्या है, एसिड एसिड सोल्यूबल पूल, और दूसरे का क्या नाम मिला बताइए, और इसी का नाम क्या बताया मैंने, फिल्ट्रेट। एसिड सोल्यूबल पूल का नाम क्या होता है, फिल्ट्रेट, और दूसरा कौन होता है बताइए, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। अब उन्होंने बताया कि इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है एसिड सोल्यूबल पूल में, क्योंकि भाई आयंस रहेंगे, कितने तरह के आयंस, आयंस ही बहुत तरह के होते हैं। तो वो कह रहा है कि इसमें हजारों तरह के क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। अब आगे देखो उन्होंने, अगली लाइन ये थी वो जो मैंने आपको बता दी, ये वाले पार्ट के अंदर ये लिखा था, और सारे कार्बन के कंपाउंड जो मिलते हैं लिविंग टिश्यू से क्या नाम होता है, बायोमोलिक्यूल। फिर उन्होंने आगे ये लिखा हुआ है, अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दूसरा मेथड है ये। और एक और चीज आपको कह दूं, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब कहाँ मिलते हैं बताइए। मैं क्वेश्चन यहाँ अगला कर देता हूं, देखिए यहां लिखो, अगर मैं स्टेटमेंट 1, ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आर फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। बताओ सही है गलत है, एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं ये। स्टेटमेंट दूसरा, द पॉलीसैकेराइड्स and proteins are found in acids insoluble pool। कहां मिलते हैं बताइए, इन एसिड इंसोल्यूबल पूल। तो बताओ सही है गलत है, कौन सा क्या है, पहला बताओ। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कहां मिलते हैं, सर आपने थोड़ी बताया, मैंने आयंस का नाम ले लिया, तो ये सही है, क्योंकि आयंस उसमें पाए जाते हैं, करेक्ट है ये। दूसरा क्या कहा है, पॉलीसेकेराइड का नाम, फिर दूसरा का नाम क्या लिया, प्रोटीन। किसमें फाउंड होते हैं, किसमें मिलते हैं बताओ, एसिड इनसोल्यूबल में। सही बात है, क्योंकि पॉलीसेकेराइड में। और पॉलीसेकेराइड में कितने नाम बताए मैंने, 4। कौन कौन सा नाम बताए, मतलब एसिड इनसोल्यूबल में, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और प्रोटीन, ये 4 नाम लिए। और लिपिड के बारे में खास बात क्या बता दिया। अब चलो आगे, एक और मेथड है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड। समझिए ध्यान से, डिस्ट्रक्टिव मेथड। इस मेथड में आप क्या करेंगे, देखिए आपने कोई भी लिविंग टिश्यू को लिया, यहां पर भी आपने किसको लिया बताइए, कोई भी लिविंग टिश्यू। अब मुझे बताओ, जो लिविंग टिश्यू का आपने स्टार्ट में लिया है, चाहे वो लीफ सेल हो, चाहे लीवर सेल हो, लीव का कोई पार्ट हो, कुछ भी हो। अब मुझे बताओ, जो अब आप स्टार्टिंग में जब इसे लोगे, तो क्या एक तरह से फ्रेश वेट है, बिल्कुल है सर, फ्रेश वेट। अब आपने क्या करा, इस वाले के अंदर से इसको जो आपने लिया है, आप इससे क्या करें, वाटर को इवोपरेट कर दे, इवोपरेशन करा दे। जब तक इसके अंदर फ्रेश वेट है, आप फ्रेश वेट को कह सकते हो एक तरह से, और दिस इज आल्सो कोल्ड एज वेट वेट, क्योंकि वेट वेट कब तक है, जब तक वाटर है। अब आपने क्या करा, फ्रेश वेट में से या वेट वेट में से, इसमें से क्या है, वाटर को इवोपरेट, पानी को निकाल दिया। और जब पानी निकल गया, वाटर यहाँ पे इवोपरेट हो गया, H2O रिमूव्ड है। अब मुझे बताओ क्या बचेगा यहाँ पर, बताइए। अब पानी उड़ने के बाद क्या नाम दे सकता हूं, ड्राई वेट।
तो इसीलिए नाम दिया था। देखो यहाँ वेट का मतलब है गीला। अब पानी जब तक है तो वेट वेट में आ रहा है, पानी उड़ गया है, इवोपरेशन हो गया तो कौन सा हो गया, ड्राई वेट। अब इसके अंदर तो देखिए लिविंग टिश्यू है, तो इसके अंदर तो क्या होगा बताइए, ऑर्गेनिक भी होगा और प्लस इनऑर्गेनिक भी होगा। और अभी तक पानी में नहीं उड़ा है, तो आप कह सकते हैं एक तरह से यहाँ पर H2O भी है, वाटर भी है। इसमें से बताओ कौन कम हो गया है, वाटर कम हो गया है, तो इसमें कौन कौन आ रहा है, एक तो ऑर्गेनिक होगा और एक कौन होगा बताइए, इनऑर्गेनिक। अब आपने क्या करा, इस वाले पार्ट के अंदर से जो ड्राई वेट है इसको क्या करा, इसको जला दिया। जब आप इसे जला दोगे तो जलाने के बाद क्या आएगा आपके पास में, क्या है, अब आपने क्या करा, इसको एक तरह से बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद में, जलाने के बाद में क्या मिलेगा आपको बताइए, जितने भी कार्बन जो होता है भाई वो तो CO2 बना के, और पानी थोड़ा बहुत अगर होगा भी वो तो वैसे भी उड़ जाएगा तुम्हारे पास। यहाँ तो जो कार्बन के कंपाउंड है सारे CO2 बना के बाहर उड़ जाएंगे, नहीं उड़ जाएंगे, बताओ हाँ या ना। तो बचेगी कौन एंड में, बरने जलाने के बाद जब आप किसी को जला देते हो तो एक बचती है, क्या होता है आपके पास डायलॉग भी है, राख के ऊपर, बुझी को राख कहते हैं, पता ना, इस तरह से करके। तो ये जो बचती है इसी को तो आप कहते हो राख या एश। तो ये राख बची एंड में। अब मुझे बताओ इसमें कौन होगा एश में, तो इसमें तो ऑर्गेनिक तो मिलने वाला ही नहीं है। अब इसमें कौन मिलेगा बताइए, इनऑर्गेनिक। तो अगर आप चेक करें तो ये देख सकते हैं, पहले ऑर्गेनिक भी था, इनऑर्गेनिक भी था और H2O भी था। H2O को रिमूव कर दिया इवोपरेशन से, ड्राई वेट बचा। अब ड्राई वेट में से क्या करा आपने, उसको बर्न कर दिया, और जब उसे बर्न कर दिया तो क्या है, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बचा था उसके अंदर। तो अब यहां पर क्या है, जब आपने कर दिया तो ऑर्गेनिक तो चला गया, क्योंकि वो तो वहां पर क्या ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन क्या है CO2 के फॉर्म में बाहर चला गया। अब बचा कौन आपके पास में, ओनली इनऑर्गेनिक। तो नीट में ये याद रखना, अगर वो पूछेगा कि फ्रेश वेट में कौन हो सकता है, ड्राई वेट में कौन और एश में कौन, अगर आप चेक करोगे तो इस एश में क्या होता है याद रखें, दिस एश कंटेन। तो एश में, इस राख में क्या मिलेगा आपको सर। अब हम राख को, कुछ बच्चे जो शहर के होंगे शायद वो राख ही नहीं जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप राख तो जानते हो, एश को तो जानते ही हो। तो जो एश है उसमें क्या मिलेगा आपको, दिस एश कंटेन द कार्बन, इसमें क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड अदर एलिमेंट्स। तो इसमें और सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जो होते हैं। तो सारे एलिमेंट आपको कहां मिल रहे हैं बताइए, वो एश के अंदर, क्योंकि जलने के बाद में क्या है, अब वो तो मिलने वाला नहीं है और चीजें। तो इसके अंदर ये आ गया। अब कैल्शियम, अब देखो, अब नाम बताओ, कैल्शियम मिल सकता है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सब तुम्हारे पास आयंस की फॉर्म में, वैसे बता रहा हूं। इसके अलावा देखो आपको कुछ कंपाउंड भी होते हैं, अगर आपको थोड़े पता हो तो। कौन से कंपाउंड से, जैसे कि देखो सल्फेट होता है, SO4-2 इसे सल्फेट कहते हो आप। इसके अलावा फोस्फेट भी होता है, PO4 3 नेगेटिव, इसको कहते हैं फोस्फेट। तो सल्फेट है, फोस्फेट है। इसके अलावा अब ये सारे कंपाउंड्स है, NaCl, ये सब भी होता है, सोडियम क्लोराइड है, ये तो आप जानते ही, सोडियम क्लोराइड। तो ये सब कंपाउंड भी मिलते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने दो तरीके से देखा है कि एक कौन सा होता है हमारे पास में, क्या टिश्यू को आपने ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड और मोटर ऑफ पेस्टल को यूज करके बने किया था, जिसमें एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। दूसरा कौन सा करा है, डिस्ट्रक्टिव मेथड, जिसमें आपने चीजों को तोड़ दिया एक तरह से, मतलब वो कर दिया है, आपने जला दिया। और जलाया कैसे, पहले कौन था फिर बाद में कौन बना, आप ये कर लेना। तो पहले लिविंग टिश्यू को लिया, उससे क्या बना, ड्राई वेट, फिर क्या बन के आया आपके पास में, एश। किसमें कौन है ये चीज याद रख लेना। कर लोगे नहीं कर लोगे। अब चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारी बुक ने क्या लिखा है, देखिए इधर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी सबसे प्रिय पुस्तक तो यही है। क्या लिखा है देखो, अगर आप किसी लिविंग टिश्यू को ले, लिविंग टिश्यू ले ली, लीफ या लीवर वही चीज है, तो इसको उन्होंने बोल दिया वेट वेट। बताओ नाम आया कि ना आया, वेट वेट ले लिया, इसको ड्राई करा। ड्राई करने का मतलब क्या, सुखा रहे हो, पानी को उड़ा रहे हो आप। तो जो पानी है, ऑल द वाटर इवोपरेट, पानी उड़ चुका है, रिमेनिंग मेटेरियल को आप क्या कहते हो बताओ, ड्राई वेट। बता दिया ड्राई वेट। तो ड्राई वेट कब बचा है, जब तुमने पानी को उड़ा दिया। उसके बाद देखो, अगर टिश्यू को आपने बर्न कर दिया, अब टिश्यू को आपने फुल्ली बर्न, बर्न करने के बाद कौन बचेगा बताना, बर्न करने के बाद कौन बचेगा, तो सारे जितने भी है कार्बन है तुम्हारे पास, कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो जाएंगे गैसियस में, क्योंकि कार्बन किस में चला गया, CO2 में और वाटर वेपर। अब जो रिमूव्ड है,
व्हाट इज रिमेनिंग, अब जो बचा है उसे हम क्या कहेंगे, एस, तो राख ही बचेगी। अब राख में क्या मिलेगा आपको, क्या देखो इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन कंपाउंड में देखो सल्फेट का नाम बता दिया, फोस्फेट का नाम बता दिया, ये भी तुम्हें मिलते हैं। और ये कहां मिलेंगे, यहाँ पे क्या है, सोलुबल, एसिड सोलुबल, एसिड इनसोलुबल। आयंस किस में आ रहे थे, एसिड सोलुबल में, इनसोलुबल में, सर एसिड सोलुबल में, सही है, तो एसिड सोलुबल में मिलेंगे। पीछे देख के मत बताना। अगला देखो, अगर एलिमेंट की बात करो आप, तो एलिमेंट कौन कौन से मिल रहे हैं, देखिए यहां पर लिख रखा है उन्होंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, वही घिसा पिटा। अगला देखिए, अब उन्होंने क्या लिखा है, अगर आप केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो आप फंक्शनल ग्रुप की देखते हो, अगर आप बायो के अकॉर्डिंग बात करते हो तो आप किसको देखते हो, एमिनो एसिड वगैरह को देखते हो, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फिर नाइट्रोजन बेस, फैटी एसिड, ये सब। और देखो उन्होंने क्या लिखा है, एल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब किसकी बात कर रहे हो आप, केमिस्ट्री की। तो इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, ये वाला बता दिया, पर आपको ये याद रखना है कि कौन किस में होता है। अब है यहाँ पर एमिनो एसिड, अब मैं इसे आपको समझाता हूँ डिटेल में कि एमिनो एसिड किसे कहते हैं। देखिए टॉपिक का नाम है जो है एमिनो एसिड, इसे समझते हैं कि व्हाट इज एमिनो एसिड। प्लीज सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नीट में पीवाईक्यू आया हुआ है, सर आया हुआ है बिल्कुल, आप लीव कर ही नहीं सकते हो अभी रिसेंट में। तो इसके अंदर अब देखियो, सबसे पहले एमिनो एसिड क्या होता है आपको पता है, दीज आर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, बताओ, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सर ये तो हमें पहले ही पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बताइए एमिनो एसिड कहाँ मिलता है, फाउंड इन एसिड इनसोलुबल पूल या एसिड सोलुबल पूल, कहाँ मिला था, एसिड सोलुबल में, तो प्रेजेंट इन एसिड सोलुबल पूल, तो ये एसिड सोलुबल पूल के अंदर पाया जाता है, ये भी सही है। अगला एमिनो एसिड जो होता है ये क्या होता है, हमारी बुक ने लिखा है दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे सर मीथेन कहां से आ गई, दीज आर क्या होता है बताइए, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। इसका मीनिंग है जो मीथेन है, मीथेन का फॉर्मूला बताना सारे बच्चे, क्या होता है, ये होता है CH4। क्या इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, ये कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ, ये वाला, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन है। अब आपने क्या करा है, इनके अंदर से जो हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है, इनकी इसको आपने रिप्लेस किया है, इनको आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो जब आप इनके अंदर यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो उससे बन रहा है तुम्हारे पास में एमिनो एसिड, उस वाले से, इसीलिए बोला है एमिनो एसिड मीथेन से ही बन के आते हैं, उसमें आपने ग्रुप को चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब उनके अंदर क्या होता है, सर ऐसे कुछ होता है क्या, बिल्कुल ऐसे ही होता है। आगे देखो ध्यान से, इनके अंदर क्या होता है याद रखना, ईच एमिनो एसिड हैज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब एमिनो एसिड हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये पूरा नाम, एंड अमीनो ग्रुप। तो कौन कौन सा ग्रुप है बताइए, एक का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, दूसरा कौन सा है, अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है उसका नाम बताना, आपको पता होगा शायद इतना, तो बताइए, अरे बताओ क्या होता है, COOH, ये होता है। और अमीनो ग्रुप कौन सा होता है बताओ, NH2, पढ़ा होगा आपने अमीन। तो NH2 ग्रुप ये है आपके पास प्रेजेंट, तो 2 है यहाँ पर, क्या है, अब देखो आप क्या करें, अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, आप यहाँ पर क्या करें, इनको हटाकर, देखिए ध्यान से, मैंने क्या करा, यहाँ पर इस वाले को रिमूव कर दिया, इस H को, यहाँ पर इस वाले को हटा दिया। सर कैसे हटा दिया, रिप्लेस कर रहे हैं, आप देखिए यहाँ मैंने कौन लगा दिया, यहाँ एक तो लगा दिया ये COOH, और एक यहाँ लगा दिया NH2, ये वाला, तो 2 आ गए, COOH, और ये एक जगह पे आपने क्या करा है, एक जगह पे यहाँ पर इसी कार्बन के ऊपर आप लगा दोगे R को, और जो R ग्रुप है आप R को यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऊपर H रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां आपने कर दिया इस वाले की जगह पे, इस H की जगह पे, दिस इज कॉल्ड एज R, ये H ही रहने दो। तो अब मुझे बताइए यहां पर कार्बन की वैलेंसी क्या हर एक ग्रुप से अलग अलग हो रही है कि ना हो रही है, बताओ हाँ या ना। जब कार्बन की वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, और जब चारों ग्रुप और होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
ये कायरल कार्बन होता है। सर ये तो नाम ही नहीं सुना हमने, कायरल क्या होता है? आप पढ़ोगे, बस आप इतना याद रख लो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आएगा हेलोवेरिकिन, हेलोएरिन, तो वहां पर आप पढ़ लोगे चिरेलिटी के बारे में, कायरलिटी के बारे में। कायरल कार्बन क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बट थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं मैं आपको कि कौन कैसा होता है, तो प्लीज देखो ध्यान से। क्या है यहाँ पर जो आर ग्रुप है, याद रखना, आर ग्रुप इज वेरिएबल। तो आर ग्रुप कैसा होता है वो चीज याद रखना, ये कैसा होता है, वेरिएबल है। तो आर ग्रुप वेरिएबल है, और ये वेरिएबल कैसा होता है, इसकी वैल्यू हाइड्रोजन हो सकती है, CH3 हो सकती है, इसके अलावा CH3, CH2OH हो सकती है, तो आप कुछ भी लगा लो ETC, ये इनकी वैल्यू हो सकती है। और मैंने वही वैल्यू ली है जो हमारी किताब ने यूज करी है। सब बड़े तेज हो, मतलब वही कर रहे हो, तो वही तो तुम्हें पढ़ाना है, आप और ले लो। तो आर ग्रुप कैसा होता है बताइए, वेरिएबल है आपका यहाँ पर। अगर आपने आर की वैल्यू H कर दी, देखना ध्यान से, आर ग्रुप की वैल्यू आपने H कर दी, H एक तो ऑलरेडी है, अब आपने एक और आर जगह पे क्या लगा दिया, H लगा दिया, तो दो ग्रुप सेम हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो जब दोनों ग्रुप सेम हो गए तो थोड़ी अब चारों ग्रुप वैलेंस थोड़ी अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है, तो इस टाइम पे ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, ये एक ही नाम, और उसका नाम हम क्या कहते हैं, देखो अगर आप ये बना दो, ये कार्बन, यहाँ COOH, और यहाँ पर H है, और यहाँ भी आपने H ही कर दिया, और यहाँ पर NH2, ये इस वाले को हम कहते हैं ग्लाइसिन एमिनो एसिड। तो कौन सा एमिनो एसिड है बताइए, ये होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एमिनो एसिड कैसा होता है, ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब कैसा है कि इसकी वैलेंसी चारों ग्रुप से अलग अलग से ना है, क्योंकि दो हाइड्रोजन सेम आ गए। इसके अलावा इसको छोड़कर सारे कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि सबकी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से होगी। तो याद रखना, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, all amino acids are ऑप्टिकली एक्टिव। तो सारे एमिनो एसिड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, किसको छोड़कर बताओ, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज। अब आगे की तरफ चलते हैं। सर ये होता है, हमारी बुक में दे रखा था, याद रखना प्लीज, ये पूछा भी रखा है ये वाला नीट में, और केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ोगे ये टॉपिक आप। केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमिनो एसिड वहां भी पढ़ोगे, और यहाँ आप पढ़ लो, क्योंकि हमारे जो हमें पढ़ना है भाई, देखो हमारी बुक में दे रखा है, मतलब सब पढ़ना है, हम तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते उसके अंदर। अब आगे सुनो और क्या है इसके बारे में। कितने तरह के एमिनो एसिड याद रखना, देयर आर 20 एमिनो एसिड विच फॉर्म द प्रोटीन। तो कितने एमिनो एसिड है बताओ जो किसको बनाते हैं, विच फॉर्म प्रोटीन। तो प्रोटीन बनाने वाले 20 एमिनो एसिड होते हैं। सर हम कर लेंगे आगे। अगला, इसके अलावा कोई और ग्रुप होता है यहाँ पर, क्या है आगे सुनो ध्यान से, जो COOH ग्रुप है, इस ये कौन सा होता है, ये होता है एसिडिक ग्रुप। COOH कैसा ग्रुप है बताइए, एसिडिक ग्रुप है, ये तो आप जानते भी होंगे, थोड़ा नहीं पता तो सुन लीजिए। और जो NH2 ग्रुप है, इसे हम कहते हैं नॉर्मली क्या है, बेसिक ग्रुप। तो बेसिक ग्रुप कौन है और एसिडिक ग्रुप कौन है, वो कौन से होंगे आपके पास में। NH2 ग्रुप कैसा होता है बताओ, बेसिक। COOH कैसा होता है, एसिडिक। तो एमिनो एसिड कैन बी एसिडिक और बेसिक, ये चीज भी है, और न्यूट्रल भी हो सकती है। सर ये भी है, बिल्कुल। देखिए आगे, द एमिनो एसिड, द एमिनो एसिड कैन बी, आगे ये देख लो, न्यूट्रल, बुक में नाम दिया है ये वाला भी, न्यूट्रल हो सकती है, बेसिक हो सकती है, एंड एसिडिक, ये चीज। चलो आगे चलते हैं फिर हम। देखिए इतना देख लिया हमने कि एमिनो एसिड कैन बी न्यूट्रल, बेसिक और एसिडिक। इनके नाम अभी हम चेक करेंगे कि किसका नाम क्या होता है। देखिए हमने क्या देखा अब इसके अंदर, पेज ऐड कर लेता हूं बस, सुने। जो एमिनो एसिड्स है, द एमिनो एसिड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, किसी भी एमिनो एसिड की, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें आप, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करती है देखिए,
डिपेंड ऑन, एक तो मैंने कौन सा ग्रुप बताया आपको, NH2, और इस ग्रुप का नाम क्या होता है, अमीनो ग्रुप, इस ग्रुप पे डिपेंड करती है। दूसरा COOH ग्रुप, इस पे डिपेंड करती है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। बात कर ली थी हमने इसके बारे में कि ये है, बट अब हम देख रहे हैं किस पे डिपेंड करती है। तो एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी देखिए, याद रखना, एक तो डिपेंडेंट है NH2 पे और एक डिपेंडेंट है COOH पे, एंड उन्होंने ये नाम भी लिखा हुआ है R, और जो R है ये कैसा होता है, वेरिएबल, R की वैल्यू वेरिएबल होती है, याद रखना है। अब आगे सुने ध्यान से, वो इस चीज के बारे में आपको बता रहा है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है इन ग्रुप पे। तो नीट में क्वेश्चन कर सकता है कि प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंडेंट है। NH2 भी नाम दिया हुआ है, COOH नाम भी, एंड R भी, और R कैसा होता है, वेरिएबल, हम बात पहले कर चुके हैं। आगे और सुनो ध्यान से, इसके अंदर और क्या आता है, जो एमिनो एसिड्स है, यहाँ पे मैं ये बात करी। अब कुछ नाम होते हैं, देखो मैंने आपको कहा था एक का नाम है न्यूट्रल एमिनो एसिड, हमारी NCERT ने जो दिया है न्यूट्रल एमिनो एसिड में, और नीट में क्वेश्चन आया पड़ा इस पे, एक नीट में कब आया था, 2012 में है और 2020 में भी है, आप चेक कर लेना, नीट का PY क्यू है, तो 20 के अंदर तुम्हारे पास भी आया हुआ ये। तो न्यूट्रल एमिनो एसिड में कौन सा आता है, न्यूट्रल में आता है वेलिन। तो वेलिन नाम का एमिनो एसिड जो कैसा होता है, वेलिन हमारा होता है न्यूट्रल, NCERT में गिवन। अगला बेसिक में कौन आता है, तो बेसिक एमिनो एसिड, और ये आपको वापस एक बार और पढ़ने पड़ेंगे सर, कहां पर, जब केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल, बट यहां पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बेसिक एमिनो एसिड में कौन आता है, आप जब पढ़ेंगे 12th क्लास में जेनेटिक्स, और वहां पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, जेनेटिक्स के अंदर कि DNA की पैकिंग कैसे करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में दो नाम आता है, एक का नाम लाइसिन और दूसरे का नाम होता है आर्जिनिन, तो ये होता है। और एक और लिख लो, अगर अगर आप लिखो तो हिस्टिडीन भी होता है, बट दो ही आते हैं मोस्टली, और नीट में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, वैसे करके। तो बेसिक में हो गया, न्यूट्रल का नाम हो गया, तो कोई अगला नाम भी होता है, एक और नाम लिख लीजिए आप, कौन सा है, एसिडिक। एसिडिक में कौन आता है, देखिए एसिडिक में, एसिडिक में नाम है, एक का नाम तो होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक, और दूसरा होता है ग्लूटामिक। तो ग्लूटामिक एसिड का नाम नीट में पूछ रखा है, और अगर केमिस्ट्री की बात करूं मैं, तो वहां पर कौन सा आया था बात करेंगे, तो ग्लूटामिक एमिनो एसिड, तो ये किस में आता है, एसिडिक में। बताइए न्यूट्रल में कौन सा नाम आता है, नीट में इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, तो कौन सा आएगा, वेलिन। बेसिक में कौन आ रहा है, लाइसिन और आर्जिनिन, हिस्टिडीन भी होता है वैसे। फिर एसिडिक में कौन आ रहा है, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। NCERT ने देखो ये नाम दिया होगा, ये नाम इनमें से एक दिया है आपके पास में, लाइसिन, फिर ग्लूटामिक का नाम दिया है। अब आता है एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड में कौन आता है, तो एरोमेटिक एमिनो एसिड, एक का नाम आप चेक करेंगे तो ट्रिप्टोफेन, तो ट्रिप्टोफेन आता है। दूसरे का नाम ट्रिप्टोफेन के अलावा फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन ये नाम होता है, और एक और होता है एंड टाइरोसिन। तो ये टाइरोसिन, ये फिनाइल एलानिन एंड ट्रिप्टोफेन कैसे होते हैं बताइए, एरोमेटिक एमिनो एसिड, तो ये एरोमेटिक की लिस्ट में है। अब एक और चीज यहाँ पर सुनना ध्यान से, जो हम पढ़ते हैं वो आप नाम प्लीज याद रखें। एक का नाम होता है, कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं, तो और कुछ ऐसे होते हैं जो बॉडी में नहीं बनते। अब जो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर नहीं बनते, तो वो आपको डाइट में लेने पड़ते हैं, वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। कितने एमिनो एसिड की बात करी थी हमने, बात करना बताने के बाद, 20 एमिनो एसिड की, उनमें से 10 ऐसे एमिनो एसिड है जो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे। तो जो एमिनो एसिड बॉडी के अंदर नहीं बनते, बाहर से लेने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। तो दीज आर, याद रखना, दीज एमिनो एसिड, दीज एमिनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, जो शरीर में नहीं बनते, नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो जो बॉडी में नहीं बनते उनको हम क्या कहते हैं, इसेंशियल। और इसका मतलब कहां से लेने पड़ेंगे, यहां पे याद रखिए, रिक्वायर्ड इन डाइट, वो आपको डाइट में चाहिए, आपको खाने में खाने पड़ेंगे। तो कोई एग्जाम्पल भी है, बिल्कुल यहां पर क्या है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एक का नाम ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन ये नाम आता है सर। फिर ट्रिप्टोफेन के अलावा वेलिन भी आता है,
इसके अलावा मिथोनिन आता है, फिर और कौन सा आता है, इसके अलावा आपके पास में क्या आता है, आइसोलिसिन आता है। तो ये नाम है, देखिए ट्रिप्टोफैन हो गया, वेलिन हो गया, मिथोनिन हो गया, आइसोलिसिन हो गया। इसके अलावा सर कोई और भी है, देखिए उसके अलावा आपके पास में आता है, कौन कौन सा नाम लिखवा दिया, ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथोनिन और आइसोलिसिन। उसके बाद है नेक्स्ट वन, लाइसिन भी आता है। फिर हमारे पास में जो आता है वो लाइसिन कर लिया, उसके अलावा हमारे पास में फिनाइल एलानिन, जो भी नाम लिखा था आपने, वो भी इसी में आता है। उसके अलावा आपके पास में क्या आता है, हिस्टिडीन भी आता है इसी में, हिस्टिडीन। तो ईटीसी, तो आपने कई के नाम लिख लिए ये। आप एक दो नाम यहाँ पे क्या है, और आप इनकी लिस्ट पूरी याद रखोगे, या आप केमिस्ट्री में वो पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल नाम का, वो आप चाहते हो 10 के पूरे नाम बताओ, आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेना इनको इजीली। और जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनका नाम होता है नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल कौन से होते हैं, जो एमिनो एसिड बॉडी में बन जाते हैं खुद, ये बाहर से नहीं चाहिए, नॉन इसेंशियल। तो दीज सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी, ये सिंथेसाइज हो जाते हैं, दीज एमिनो एसिड सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो ये सिंथेसाइज होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ये वाले पार्ट नॉन इसेंशियल है, सही। इसमें तो एग्जांपल नाम बताइए कौन कौन से होते हैं, इसमें भी नाम करना है, बताओ करना चाहते हो। तो ये वाले पार्ट, अब देखो टोटल हमारे पास 20 आते हैं इसके अंदर। अब आपने क्या है ना, आपने ग्लाइसिन का नाम लिया, वो भी बॉडी में बन जाता है। इसके अलावा आपके पास में क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड भी इसी में आ जाता है। फिर आपने कौन सा नाम यहाँ पर लिखा है, ग्लूटामिक का नाम आ गया। इसके अलावा लाइसिन भी, ईटीसी। तो ये है। अब है बस छोटा सा टॉपिक आपका, वो क्या होता है, वो है आयनाइजेबल प्रॉपर्टी किस किस की होती है। एक नाम होता है ज्यूपिटर आयन का, ये क्या होता है सुनो ध्यान से, छोटा सा है बस। देखो एमिनो एसिड ये होता है सी, यहाँ पर क्या लिखा था हमने, सी डबल OH ग्रुप, और यहाँ कौन सा होता है NH2, यहाँ पर H था और यहाँ पर क्या है R, ये हमने माना था। अब आप क्या करें, अब बताइए नॉर्मली क्या होता है, एक यहाँ पर बना दूं मैं, एनसीईआरटी ने जो खुद ने बताया है, सी है और सी डबल OH ग्रुप, और यहाँ पर क्या आता है आप बताइए, NH2, यहाँ पर R है और यहाँ पर H है। अगर एसिडिक है, जो एमिनो एसिड है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है डिफरेंट पीएच में अलग अलग बन जाता है। क्योंकि क्या करता है, अगर एसिड है, देखो सी डबल OH है, क्या सी डबल OH ग्रुप जो होता है ये H+ को रिलीज करता है, भाई एसिड किसको रिलीज करता है बताना ध्यान से, H को रिलीज करता है। जब HO करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताना ध्यान से, यहाँ CO नेगेटिव हो जाएगा, बिल्कुल। और ये किसको रिलीज कर दिया, H+ को, तो ये बन जाएगा। और ये क्या करता है जो H+ है, देखिए सी डबल OH एसिड क्या करता है, ये वाला पार्ट जो सी डबल OH है, तो H+ को रिलीज करता है, और ये क्या कर सकता है, अगर ये बेसिक है तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, बेसिक क्या कर लेते हैं, H+ को एक्सेप्ट, और एसिड क्या करते हैं, H+ को रिलीज। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, क्या ये बन सकता है, आप बताना खुद, क्या ये वाला पार्ट, देखिए ध्यान से, मैं इसमें पेन बदल लेता हूं। जब ये H+ को ले लेगा तो ये बन जाएगा आपके पास में क्या होता है, यहाँ एक और H आ गया, तो यहाँ बन जाएगा NH3+, ये वाला। तो ये स्ट्रक्चर बन सकता है, ध्यान से, क्या है ये C, यहाँ पर क्या होता है H है ऑलरेडी, ये CO नेगेटिव, और इसने अपना H+ दिया और वो किसने ले लिया, NH2 ने, तो ये क्या बन गया NH3+, और यहाँ पर क्या आता है R। तो इस वाले फॉर्म को हम कहते हैं ज्यूपिटर आयन। ज्यूपिटर आयन का मीन्स क्या होता है, ऐसा आयन जिसके ऊपर कैटायन भी और एनायन भी हो। NHC पे कौन सा चार्ज है बताइए, प्लस है, CO नेगेटिव पे, CO पे कौन सा चार्ज है, माइनस है, तो कैटायन और एनायन दोनों है कहना है। तो एक तरह से कौन सा बन गया, ये बन गया डाइपोलर। अब ये जो डाइपोलर है, तो जब आपके पास में एक ऐसा तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर जिसमें दोनों होते हैं कैटायन और एनायन, उसको हम कहते हैं ज्यूपिटर आयन। तो ये एनसीईआरटी में गिवन था, ये मैंने आपको जो बताया इस वाले पार्ट के अंदर। अब देखो ध्यान से, इसने क्या करा था, बेसिक वाले ने H+ को एक्सेप्ट करा है इसने, और इसने क्या करा था, H+ को डोनेट किया है,
क्योंकि एसिड H प्लस को रिलीज करता है और बेसिक H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं ये वाले। और जब दोनों का ये स्ट्रक्चर बनाया तो इससे ये वाला क्या, जो ये बीच वाला पार्ट है इसको मैंने बोल दिया जिविटर आयन। तो जिविटर आयन में दोनों आयन। अब एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ था। अब एक और चीज देखो ध्यान से, एमिनो एसिड के अंदर आपको मैं बताऊं, आपको शायद में पता ही नहीं है, देखा ध्यान से क्या है, ये सी है और यहां पर मैंने क्या लिखा था बताओ, यहां पर मैंने क्या ऊपर H को लिखा था और यहां पर COOH, यहाँ NH2। देखना ध्यान से, अब एक ये नाम, एक ये होता है यहाँ H, यहाँ COOH और यहाँ पर NH2 सेम, फिर यहाँ पर अगला ये यहाँ C और यहाँ COOH, यहाँ भी H और यहाँ पर NH2 और यहाँ आप क्या लगाइए, देखिए अगर आपने यहाँ पर H लगा दिया तो इसका नाम है ग्लाइसिन, नीट में आया पड़ा है ग्लाइसिन। और यहां पर अगर आपने लगा दिया इसकी वैल्यू CH3, मैं आपसे कह रहा था R की होती है, और R की वैल्यू कैसी होती है बताओ, सेम या वेरिएबल, वेरिएबल। तो यहां पर क्या नाम आ रहा है, इसका नाम है एलानिन, और इसका नाम अगर आपने यहां लिख दिया CH2OH, तो देखिए R की वैल्यू बदलने पर ये ग्लाइसिन बन चुका है, H लगाया, अगर CH3 लगाया मिथाइल ग्रुप तो क्या बन गया एलानिन, और इसका नाम होता है सीरीन। अब एनसीईआरटी में आपको पढ़ा देता हूं, ये सीरीन है, तो सीरीन में कौन सा ग्रुप है याद रखिए, CH2OH, यह सीरीन। यहां तक कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली हमने। एमिनो एसिड की रीडिंग करने देखिए क्या लिखा हुआ था। सबसे पहले तो यहां पर ये वाला पार्ट देखिए, एमिनो एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, और कौन सा ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, और सब्स्टिट्यूटेड होते हैं सेम कार्बन पे, इसलिए उनको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जब सुनो ध्यान से क्या होता है, ये कार्बन है भाई, इसी पर कौन सा ग्रुप है बताइए, COOH ग्रुप है, और इसी पर कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो जब दोनों के दोनों एक ही उस पे होता है कार्बन पर, इसलिए इनको हम बोलते हैं, इस कार्बन का नाम, जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, ये वाले, क्योंकि दोनों ग्रुप COOH भी और NH2 दोनों एक ही कार्बन पर है, तो अल्फा कार्बन हो गया। देखिए आ गया अल्फा कार्बन, तो इसलिए इनको क्या नाम बोलते हैं बताइए, अल्फा एमिनो एसिड। तो इसलिए इनका नाम आता है अल्फा एमिनो एसिड। क्यों नाम आता है आप बता देंगे अब, अल्फा एमिनो एसिड इसलिए नाम आता है क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पर होते हैं। आगे देखो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, बता दिया था। अगला 4 ग्रुप होते हैं वो रिप्लेस हो गए, तुम्हारे 4 वैलेंसी पोजीशन बता दिया। अब एक में हाइड्रोजन है, एक में COOH ग्रुप, एक में अमीनो ग्रुप, और एक में वेरिएबल ग्रुप। और वेरिएबल ग्रुप का नाम क्या होता है बताइए, R ग्रुप। बता देता R वेरिएबल है ये वाला, देखो हाइड्रोजन, अमीनो, कार्बोक्सी ग्रुप और वेरिएबल ग्रुप, चारों नाम हो गए। अगला देखो नेचर ऑफ R, देयर आर मेनी एमिनो एसिड। अगर आप R को बदलोगे, अभी देखो आपने किसको बदला बताओ, यहां पर ये जो आपने बदला था अभी, कहां गया वो, देखो यहां पर ये जो R है, आपने अगर आप R को बदल रहे हैं, आपने क्या करा, एक बार हाइड्रोजन किया तो क्या नाम बन गया बताइए, ग्लाइसिन। CH3 करा तो क्या नाम बन गया, एलानिन। और CH2OH करा तो क्या बन गया, सीरीन। बताओ अलग अलग नाम आए कि ना आए, आगे ये वाला पार्ट बता दिया था। आगे देखिए, ये मैं आपको बात कर चुका हूं, फिर आगे उन्होंने किसके बारे में बताया और कितने एमिनो एसिड होते टोटल बताइए, एक लाइन रह गई। यहाँ पर टोटल होते हैं 20 एमिनो एसिड, 20 जो प्रोटीन बनाने में काम आते हैं, ये वाली चीज देखिए। और द R ग्रुप इन प्रोटीनस एमिनो एसिड कुड बी हाइड्रोजन, सेम हो सकता है, उसका नाम क्या बनेगा बताइए, ग्लाइसिन। अगर है मिथाइल ग्रुप है तो क्या नाम, एलानिन, बात कर ली। अगर हाइड्रोक्सिल मिथाइल है ये वाला पार्ट है तो क्या नाम है, सीरीन। सेम घिसा पेटा। अब देखो ये लास्ट पैराग्राफ क्या दे रखा है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो ये वाली चीज, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंडेंट है बताइए, अमीनो पे, कार्बोक्सी ग्रुप पे और R पे। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो कार्बोक्सी ग्रुप कैसे हो सकते हैं, देखिए एसिडिक है तो क्या नाम आएगा, ग्लूटामिक। बेसिक में क्या नाम दे रखा बताओ, लाइसिन। न्यूट्रल में क्या नाम दे रखा है, वेलिन। और एरोमेटिक में कौन नाम है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन। बता दिया, तीनों नाम आते हैं। इसके अलावा देखिए जो एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो आयनाइजेबल है, क्योंकि वो क्या करता है, NH2 क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है H को, H प्लस एक्सेप्ट। और COOH क्या करता है बताओ, रिलीज H प्लस। तो एक रिलीज कर रहा है और एक एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए क्या बना लेते हैं ये, डिफरेंट पीएच में डिफरेंट वो बना लेते हैं। और उस पीएच का नाम क्या होता है, पीएच को तो हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, और उस आयन का नाम है ज्यूटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं उसे। देखिए आगे लास्ट वन ये दे रखा, देखिए
NH3 प्लस ने क्या है, यहाँ पर ये बन गया है H प्लस, एक्सेप्ट किया है, और यहाँ इसने क्या करा बताइए, डोनेट करा है, यहाँ H प्लस को निकाल दिया और वहां उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया है। अब एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव, क्या तो क्या नाम हो गया बताओ, ज्यूटर आयन। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है, ये वाला पार्ट के बारे में बात करी कि हमारे पास कौन से ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, एमएसओ कंप्लीटली देख लिया। अगली क्लास में बात करेंगे हम इसके आगे से, यहां तक सारे बच्चे पेज को पढ़ के आए। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।